बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लेक्चर नंबर 13 है हमारा। और आज की हदीस है अल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी शैतान का काम है। ठीक है, तो अपने कामों में कोशिश करें, जल्दबाजी से परहेज़ करें, सोच समझ के हर काम करना चाहिए। दिमाग अल्लाह ताला ने दिया, इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा टाइम लिया करें किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन विद इन टाइम भी करना ये भी सुन्नत है कि आप टाइम से ज़्यादा डिले भी ना करें, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें। तो ये मॉडरेट किस्म का हमारा होना चाहिए स्केजुअल, इसको किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में है गेट लेवल मिनिमाइजेशन। इसमें हमने के मैप मेथड जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, 2 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला, 4 वेरिएबल वाला और 5 का भी आपको थोड़ा सा इंट्रो करवाया था। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स भी की थी। उसके बाद हमने देखा प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट की कितनी टाइप्स होती हैं और प्राइम इम्प्लीकेंट किस तरह से हेल्प आउट करते हैं हमारे किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के अंदर, चाहे वो 4 लिटरल में हो, चाहे वो कितने भी लिटरल में हो। ठीक है, लेकिन हमने जो एग्जांपल्स की थी ज़्यादातर वो 4 लिटरल्स वाली की हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी आपको इंशाल्लाह यहाँ तक आई होप के क्लियर होंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफिकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी हमारी जो POS होती है या प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स कह लें, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक तो ये चीज़ हम देखेंगे आज। उसके अलावा डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं, ये हमारे लिए नई चीज़ है कि डोंट केयर कंडीशंस जो हैं वो क्या होती हैं, उनको कैसे के मैप में लिखा जाता है और उनकी मदद से सिंप्लीफिकेशन किस तरह से की जाती है। उसके अलावा नैंड एंड नॉर की इम्प्लीमेंटेशन, यानी हम जो लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक नैंड गेट होता है, एक नॉर गेट होता है, इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और क्या ज़रूरत होती है कि हम इनकी मदद से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हमारे पास और भी गेट्स हैं लेकिन हम नैंड और नॉर को ही प्रेफर क्यों करते हैं, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कशन आज के लेक्चर का हिस्सा होगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ सम्स सिंप्लीफिकेशन यानी POS या प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन किस तरह से की जाती है। इस मकसद के लिए हमारे पास एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम सिंप्लीफाई करेंगे अपने एक बुलियन एक्सप्रेशन को, जो कि हमें 4 वेरिएबल्स वाला दिया हुआ है, जिसमें f इज इक्वल टू ABCD हमें गिवन है और आगे उनकी जो मिन टर्म्स हमें दी हुई है POS की फॉर्म में लिखी हुई है। चूंकि समीशन है इसलिए POS कहेंगे इसको। इसमें 0, 1, 2, 5, 8, 9 और 10 ये वाली मिन टर्म्स गिवन है। ठीक है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में भी, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में भी और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में भी, यानी SOP में भी इनको सिंप्लीफाई करना है और इसके अलावा POS में भी इनको करना है। ठीक है, दोनों केसेस में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। तो सबसे पहले हमने किस में करना है जी, सम ऑफ प्रोडक्ट में या सम ऑफ, आप कह लें कि सम ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो अभी सम ऑफ अगर हम प्रोडक्ट्स में करें या सम ऑफ मिन टर्म्स में करें तो उसमें हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए आप सबको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, कोई स्टूडेंट बताएगा क्या करेंगे। सर स्केयर्स बनाएंगे। शाबाश, हम सबसे पहले के मैप का 4 वेरिएबल का टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसकी मिन टर्म्स की एंट्रीज करेंगे, उसके बाद उनके जो है वो ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग के बाद उनकी सिंप्लीफिकेशंस जो हैं वो टर्म्स लिखेंगे। तो शाबाश, ज़रा सारे कोशिश करें और फिर मुझे बताएं क्या आता है। 2 मिनट है आपके पास और थोड़ा स्पीड से करना है सबने, टाइम ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मिड एग्ज़ाम के हवाले से भी। अगर आपकी अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई तो बेटा फिर आप मिड में जो है वो सफ़र करना पड़ेगा आपको। तो कोशिश करें थोड़ा इसको जल्दी तेज तेज करें, 2-3 मिनट है आपके पास। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया सर। शाबाश। और बेटा किसी से हुआ है? जी याद का आप बताएं ज़रा कैसे सिंप्लीफाई किया है हमने। सर हम लोग को हमारे पास मेन टर्म्स की एलोकेशन में दी हुई है, जैसे कि 0 यानी कि M0 की पोजीशन पे आएगा 1, M1 की पोजीशन पे 1 आएगा। आप ऐसे बता देना फिर फर्स्ट रो में कहाँ कहाँ पे आएगा, सेकंड में कहाँ सर कहाँ पे आएगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, ठीक जो है, फर्स्ट वाला सेल है उसके साथ वाला सेल भी, ठीक सर है, उसके एंड वाला सेल फर्स्ट रो में ठीक है, लास्ट सेल, ठीक है, सर सेकंड रो में थर्ड सेल, ठीक है, सॉरी सर सेकंड रो में सेकंड सेल, सेकंड आएगा, ठीक है। और और लास्ट रो में सर सेकंड सेल, हम्म, लास्ट रो में थर्ड सेल, सेकंड लास्ट रो में सॉरी और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। चल आएगा। जैसे ऊपर वाली रो है सेम वही आएगी ना फर्स्ट रो। यस सर, वैसे यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी जो दूसरी फीमेल थी उनका नाम क्या है बेटा, अभी आपने जो बताया था मैंने सर कर लिया। फातिमा।
फातिमा आप बेटा बताएं जरा, इनके पेयरिंग कैसे करेंगे, हम किस तरह से पेयर बनाएंगे इनके? सर फर्स्ट हम ये जो कॉर्नर्स वाले हैं, इनका हम बना लेंगे वेरी फर्स्ट गुड। वाले का। यानी ये 4 हमारे पास क्वाड बन जाएगा ना एक, ठीक है। जी सर। एक तो ये हो गया, ठीक है, और उसके सर ये अलावा ऊपर जो टू है, इनको इनको भी कर लेंगे हम। ये इस तरह से। यस सर, नीचे वाले से भी। वेरी गुड, सर ये भी एक जो दूसरा वन है, क्वाड हो गया, सिर्फ सर एक एक, वन बचा है। सर इसको भी ऊपर वाले के साथ हम कर सकते हैं। चलें शाबाश, ठीक हो गया जी। जी अब इसको सिंपलीफाई कोई बॉयज करें, बॉयज में से कोई बताएं इसको सिंपलीफाई कैसे लिखेंगे। पहले आप बताएं, ये जो कॉर्नर क्वाड बन रहा है इसका सिंपलीफाइड टर्म क्या आएगी? जी बॉयज में से, ये जो कॉर्नर क्वाड्स हैं इनकी सिंपलीफिकेशन क्या बनेगी? बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट शाबाश, बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। डी कम्प्लीमेंट, जी सर। ठीक है, और बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। नहीं ये तो हो गई ना इस कॉर्नर क्वाड्स की, जी उसके सर, और अलावा दूसरे जो क्वाड की, उसकी क्या दूसरे बन रही क्वाड है? बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कम्प्लीमेंट हो गया और सी कम्प्लीमेंट हो गया जी। और ये जो हमारा बना है, पेयर बना है, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, सर दूसरी, ए सर कम्प्लीमेंट सी एक कम्प्लीमेंट डी। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट डी। सर ए सी कम्प्लीमेंट डी। कॉम्प्लीमेंट। नहीं ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। बी नहीं है। सर सर ए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट डी। बेटा आप बताएं फातिमा। सर इसका बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट, सी हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट और डी। अच्छा जी, आज का आपका भी यही है यस सर। जी। बॉयज में से जो बता रहे थे बेटा, यही बन रहा सबका, सर जी सर, ये मैंने। ठीक है। ये हमारे पास बेटा 3 आ गई हैं, यस हमारे पास मेन टर्म्स आ गई, शाबाश, 3 मेन टर्म्स आ गई हैं। अब इनको सम करके लिखेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा एसओपी के लिए, ठीक है। ये तो हो गया एसओपी के लिए। अब हमने दूसरा काम करना है। अच्छा इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे पास यही आ रहा था। तो इसके लिए हमारे पास बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट सी और सी कम्प्लीमेंट डी, यही था ना आंसर बच्चा सबका? यस सर। यस सर। चलें, गुड हो गया। अच्छा अब हम ये करेंगे कि अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम्स या पीओएस की फॉर्म में लिखेंगे। तो कोई बच्चा बता सकता है इसको पीओएस में लिखने के कौन कौन से तरीके हैं? सर हम एसओपी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वेरी गुड, ये तो एक अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर हमने के मैप की मदद से ही करना हो पीओएस तो उसका क्या हाल है? सर जीरो सर ये पुट जो करेंगे, बाकी के उसके सब बाद है, वो सर यहाँ पर यहाँ बाकी जीरो फिर के जो रहेगा। सब, पोजीशन रहेगी जहाँ वहां पे जीरो लिखकर सर उनको उनकी वेरी ग्रुपिंग गुड करेंगे। जी। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा सर। हाँ मोहम्मद तला, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। हम वही काम करेंगे, जहाँ जहाँ वंस लगे थे उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग सेल्स है उनमें जीरो लगा के फिर उसकी ग्रुपिंग करके सेम वही काम करेंगे, और उसके लिए हम जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपके पास जो है वो सबसे पहले ये लेट से आपके पास ये 4 वेरिएबल का के मैप आ जाएगा। इनमें अब जीरो की ग्रुपिंग की हुई है, वन जो है हम छोड़ देंगे और जीरो वालों को देखेंगे। तो जीरो में हमारे पास सबसे पहले एक तो ये थर्ड जो कॉलम है इसका क्वाड बन जाएगा, इसी तरह थर्ड रो का एक क्वाड बनेगा, ठीक है। 2 क्वाड ये हो गए। इसी तरह अगर हम ये देखें, 2 कॉर्नर्स हमारे बन रहे हैं, ये भी हमारे पास एक क्वाड बन जाएगा। तो हमारे पास 3 क्वाड आ गए, ठीक है। अब इन 3 क्वाड्स के लिए हम सिंप्लीफाइड टर्म्स लिखने की कोशिश करेंगे। जी बेटा कैसे लिखेंगे बताएं जरा। ये जो थर्ड कॉलम वाला क्वाड है उसके लिए क्या आ जाएगा? सर सी डी। सी डी आ जाएगा, वेरी गुड। कैसे पता चला? क्योंकि ऊपर सी भी 1 है और डी भी 1 है, ठीक है। बाकी सारे जो है वो ए बी में से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि उनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनमें सी डी कॉमन है तो सी डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड रो को हम देखें तो उसमें से ए बी हमारे पास जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। ए बी आएगा ना? यस सर। यस सर। हाँ जी। उसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें से क्या आएगा? उसमें से एक साइड पे देखिए बी सी डी बार आ रहा है और बी सी बार डी बार आ रहा है, तो बी डी बार कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो बी डी बार, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा ना। तो हमारे तीन, यस सर। वेरी गुड, 3 क्वाड में से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब इन तीनों टर्म्स को हम जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारे पास आ गए इस तरह से, एफ का कंप्लीमेंट। अच्छा अब एक चीज याद रखनी है आपने, जब भी आप जीरोस के हिसाब से पेयरिंग या ग्रुपिंग करेंगे
उस केस में आपका जो फंक्शन आएगा ना वो कम्प्लीमेंटेड फंक्शन होगा. दैट विल नॉट बी द एक्चुअल फंक्शन, दैट विल बी द कम्प्लीमेंटेड फंक्शन. फिर उसका डी मॉर्गन लॉ उस पर अप्लाई करने के बाद एक्चुअल फंक्शन आएगा. ठीक है, तो अभी जरा इस पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें. क्या आता है हमारे पास? सर सर ए प्लस बी सर ए और प्लस एंड सर होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी के साथ हाँ, एंड होगा वेरी बी गुड बेटा. कम्प्लीमेंट को मिस नहीं करना इसमें से. जब आप डी मॉर्गन लॉ ले रहे हैं तो जो लिटरल्स हैं वो भी कम्प्लीमेंटेड हो जाती हैं. चीज याद रखें. तो ए का सर अगर ये हम कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में से ही कर दें, यानी सर अगर हम ग्रुपिंग में ही कर देते कि हमें पता है 0 इसमें ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, हाँ जी. नहीं तो नहीं, सर अगर ग्रुपिंग में उसमें देखें. 1 ए कॉम्प्लीमेंट होता है सर पीओएस में. मेरी बात सुन ना. आप ग्रुपिंग किसके हिसाब से कर रहे हैं? आप जीरो के हिसाब से कर रहे हैं. जब जीरो के Yes. हिसाब से ग्रुपिंग होती है तो जो फंक्शन सिंप्लीफाइड आता है वो एक्चुअल फंक्शन नहीं होता. दैट विल बी द कम्प्लीमेंटेड फंक्शन. फिर उसके डी मॉर्गन लॉ आप अप्लाई करते हैं. तो ठीक है, सर एक अगर तो ये उसमें हम कॉम्प्लीमेंटेड ना लें पीओएस बेटा वाला क्यों नहीं लेंगे. आप अगर देखें, अगर आप उसमें पीओएस लगाते हैं, यानी जो हमारा एसओपी लगाते हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स वाले तरीके से आप करते हैं, यानी वंस वालों को कॉमन लेके, फिर तो आपका डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया ना. लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि ऊपर जो हमें फंक्शन मिल रहा था उसके अंदर हमारे पास पहली टर्म में भी 2 लिटरल थे, दूसरे में भी थे, तीसरी टर्म में हमारे पास 3 लिटरल आ रहे थे. लेकिन जब हमने जीरो के हिसाब से किया तो हमारे पास जो है हर टर्म में 2-2 लिटरल आ रहे हैं. तो जिसमें लिटरल्स कम होती हैं, जिसमें ऑपरेशंस कम होते हैं, डेफिनेटली वो ज्यादा एफिशिएंट सर्किट होता है हमारे पास, वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. तो इस वजह से बाज दफा हमें वंस के हिसाब से जो है वो करनी पड़ती है पेयरिंग या ग्रुपिंग. बाज दफा जीरोस के हिसाब से करना ज्यादा सूदमंद या फायदेमंद होता है. उसकी रीजन ये है कि हम कम से कम लिटरल्स चाहते हैं. कम से कम लिटरल्स में मतलब कम से कम ऑपरेशंस, कम से कम ऑपरेशन का मतलब कम से कम गेट्स. कम गेट्स का मतलब है कि आप कम कॉस्ट में वो सर्किट तैयार कर रहे हैं सेम उसी वैल्यू का. ठीक है, तो ये चीज भी मद्देनजर रखनी पड़ती है. समझ आ गई बात की? जी सर. हाँ जी. तो हमारे पास जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक ए बी का जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी हमारे पास आ जाएगा. ये जो टर्म हमारे पास आएगी ये आफ्टर डी मॉर्गन्स लॉ, ये हमारे पास एक्चुअल फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये चीज? यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. सर पीओएस में हमेशा हमें डी मॉर्गन वाला एडिशनल करना पड़ेगा काम. बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा. ये ज़हन में रखना है आपने कि जब आप एसओपी के लिए कर रहे हैं तो आप वंस के ग्रुपिंग कर रहे हैं और उस केस में आपके पास एक्चुअल फंक्शन आ रहा है. लेकिन अगर आप जीरोस के हिसाब से यानी पीओएस के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं के मैप की मदद से, तो आपके पास कंप्लीमेंटेड फंक्शन आएगा और उस कंप्लीमेंट को खत्म करने के लिए आपको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा? यस सर. जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डोंट केयर कंडीशंस. ठीक है, डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं? सो डोंट केयर कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले ये देखते हैं. फंक्शंस दैट हैव अनस्पेसिफाइड आउटपुट्स फॉर सम इनपुट कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड द इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शंस. एक बात याद रखें, अभी तक हमने जितने ट्रुथ टेबल्स बनाए हैं उसमें हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारे पास एक साइड होती है इनपुट वैल्यूज़ की, दूसरी होती है आउटपुट वैल्यूज़ की. जैसे हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं कुछ और उसके हिसाब से एक आउटपुट फंक्शन बन रहा है. अब फर्ज कर लें आउट इनपुट में 2 या 3 जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के लिए हम आउटपुट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख देते हैं और वो हम सर्किट को देख के लिखते हैं. ठीक है, वो हम फिल कर देते हैं टेबल. लेकिन याद रखें हमेशा ऐसा नहीं होता. बाज़ दफ़ा आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी इनपुट कम्बिनेशंस के अगेंस्ट आउटपुट की कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं होती. मतलब हमें कंफर्म नहीं होता कि वहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि वो सिचुएशन जो होती है वो अनडिटरमाइंड होती है. उसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा. मिसाल के तौर पे आपने 4 वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने डेसिमल का टेबल बनाना है. ठीक है, डेसिमल के लिए आपने फंक्शन लिखना है. तो ये आपकी आउटपुट हो जाएगी फंक्शन और आपके 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे ए बी सी और डी. ये 4 आपके पास जो है वो वेरिएबल्स आ जाएंगे. ठीक है, अब इन चारों वेरिएबल्स के लिए आप क्या करेंगे? आउटपुट के फंक्शंस लिखेंगे. तो फर्ज कर लेते हैं आप पहले इनके लिए कम्बिनेशन लिखते हैं 0 0 0, ऑल जीरोस. ऑल जीरोस में आपके पास ये फंक्शन जो है ये लेट्स से 1 हो जाएगा. ठीक है, ये 1 हो जाएगा. मतलब चूंकि 0 जो एग्जिस्ट करता है 4 वेरिएबल्स में. इसी तरह आप चलते जाएंगे और ये आप 9 तक ले जाएंगे, सारा 9 तक, ये यानी 8 तक लेके जाएंगे, 1 0 0 0 तक. ठीक है,
तो 0 तक जब आप जाएंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसी तरह 9 के लिए आपके पास आ जाएगा 101, ये 9 आ जाएगा। लेकिन जब आप 9 से आगे जाते हैं तो डेसिमल में तो रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। डेसिमल में 9 के बाद जो है वो 0 आ जाता है, फिर 1 2 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो दोबारा से नहीं लिख सकते। लेकिन हेक्साडेसिमल में हमें पता है 4 वेरिएबल में ABC स्टार्ट हो जाती है, तो वो यूनिक वैल्यूज जो हैं वो ABC की फॉर्म में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम डेसिमल की बात करें तो उसमें 9 से आगे जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी उसकी इनपुट्स हैं, वो सारी अनस्पेसिफाइड रहती हैं। समझ गए ना अनस्पेसिफाइड क्यों है? क्योंकि उसके बाद 9 के बाद जो है वो डिजिट्स वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो तो रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, 0 आना शुरू हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो इस वजह से ये वाली जो वैल्यूज होंगी ना नीचे वाली, इनको हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं, ठीक है। इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड वैल्यूज इनको कहेंगे। और इस फंक्शन को जो हमसे फंक्शन मिलेगा इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन है। ये बात क्लियर हुई है? यस सर। ठीक है। तो नो सर। बास फंक्शंस ऐसे होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, बास फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट हमें श्योर नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता, अनडिटरमाइंड होती है कि ये वैल्यू आनी है या नहीं आनी। उस केस में हम ये करते हैं कि हम उस फंक्शन को इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड फंक्शन कह देते हैं, या हम उन वैल्यूज को इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड वैल्यूज कह देते हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने मिसाल दी है कि अगर हम 4 वेरिएबल्स के साथ हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करने जाएं तो 0 से 9 तक तो हमारे पास वैलिड कम्बिनेशन आते हैं, लेकिन उसके बाद इनवैलिड कम्बिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमें ए बी सी हेक्सा में तो मिलता है, लेकिन डेसिमल के अंदर रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो रेपिटेशन का मतलब है कि अब यहाँ पे जो बाकी जो वैल्यूज हैं 9 से ग्रेटर वाली, उन पे हमें वैल्यूज कंफर्म नहीं है कि 0 होगी या 1 होगी। सो उन वैल्यूज को हम डोंट केयर कंडीशंस बोलेंगे। समझ आई? उन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे कि ये डोंट केयर कंडीशंस हैं, यहाँ पे हमें नहीं पता कि 1 आना है या 0 आना है, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। सो उसके बाद इन मोस्ट एप्लीकेशंस वी सिंपली डोंट केयर व्हाट वैल्यू इज एज्यूम्ड बाय द फंक्शन फॉर द अनस्पेसिफाइड मिन टर्म्स, ठीक है। ये वही बात है कि हमें बाज़ दफ़ा ऐसा हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें हमें कम्बिनेशंस के लिए पता ही नहीं होता कि इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू क्या है, तो उस केस में फिर हम उसको डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कस्टमरी टू कॉल द अनस्पेसिफाइड मिन टर्म्स फॉर अ फंक्शन डोंट केयर कंडीशन। उनको हम क्या नाम देंगे? डोंट केयर कंडीशंस का। सो इसके लिए हम जो है वो एक देखते हैं एग्जांपल, फिर हम उसको समझते हैं। मैं मिसाल के तौर पे एक फंक्शन लेता हूँ जी, 4 वेरिएबल्स वाला WXYZ, ठीक है। अब इसमें ये जो एस, ये किसकी फॉर्म में दिया हुआ है? ये SOP की फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में आपको फंक्शन गिवन है। तो इसमें ये वाली जो टर्म्स हैं 1 3 7 11 और 15, ये वाली जो है ये डिफाइंड है। इसका मतलब ये 1 होंगी इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। यानी WXYZ की इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन जो है वो 1 होगा। लेकिन अगर हमें इसमें ये भी दे दिया जाए कि विच हैज़ द डोंट केयर कंडीशन, इसमें डोंट केयर है कब? यानी जब 0 मिन टर्म के लिए, 2 मिन टर्म के लिए और 5 मिन टर्म के लिए यही फंक्शन हमारे पास डोंट केयर है, यानी हमें इसका पता नहीं कि इसमें 1 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम टेबल इस किस तरह से बनाएंगे? तो जो हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स होंगी उनमें हम 1 लगाएंगे जो हमें गिवन टर्म्स हैं, ठीक है। और जो हमें डोंट केयर कंडीशंस हैं वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे ना हम 0 लगा सकते हैं ना 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो 0 है या 1 है। तो उस केस में हम वहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस का सिंबल लगाएंगे। तो ये क्रॉस का जो सिंबल है ये हमें बताएगा कि ये कंडीशंस डोंट केयर होंगी। तो अभी तरह टेबल बनाए, शाबाश, टेबल बनाए और उसमें फिल करें वैल्यूज। फोर वेरिएबल का बना के उसमें जो 1 3 7 11 और 15 वाली मिन टर्म्स उसकी जगह 1 लिखें और 0 2 5 की जगह आप क्रॉस लगा देंगे। हो गया सर। ओके सर। जी बेटा, बाकी भी करें, शाबाश। ठीक है जी, ये इसे कंपेयर कर लें। ये आपको टेबल इस तरह बनेगा
कि यहाँ पर जो इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में भी क्रॉस आ जाएगा, इसी तरह फर्स्ट रो के लास्ट पे भी क्रॉस आएगा और सेकंड रो के सेकंड जो है वो सेल के अंदर भी क्रॉस का सिंबल आएगा। बाकी ये वंस भी आपने लगा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात है हमने इसकी पेयरिंग कैसे करनी है। इसमें हम डोंट केयर को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे फंक्शन 1 हो और मतलब उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, और इसी तरह कंसीडर कर लेंगे हम उसको। तो क्या करेंगे, उसको डोंट केयर वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे और उनको शामिल करेंगे अपनी ग्रुपिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है ये इस तरह से वंस आ रहे हैं, तो देखा जाए तो वंस में हमारे पास एक तो ये क्वाड बन रहा है अगर हम सिर्फ वंस को कंसीडर करें, और ये हमारे पास एक पेयर बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये डोंट केयर कंडीशन जो है ये इग्नोर हो रही है, तो इनको हमने इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी पेयरिंग में जब बनाएंगे तो उसमें डोंट केयर कंडीशंस को भी जो है वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह से इंक्लूड करेंगे कि हमारे सारे वंस जो हैं वो कवर हो जाएं, और अगर उसके बाद कोई डोंट केयर बच जाए तो उसको हम छोड़ देंगे। यानी सारे डोंट केयर को ग्रुप बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे वंस को इस तरह से ग्रुप बनाना ज़रूरी है कि मैक्सिमम बड़े से बड़ा हमारे पास ग्रुप बने, यानी या क्वाड बने या ऑक्टेट बने, या हमारे पास अगर नहीं तो पेयर बन जाए, ठीक है। यानी इस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे अब ये डोंट केयर हमारे पास बच गया तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो वंस हैं वो सारे ग्रुप में आ चुके हैं। सो ये जो दो डोंट केयर थे इनको हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर हम इन दो का, ये वंस वाले दो जो हैं इनका अगर ग्रुप बनाते तो वो हमारे पास पेयर बनना था, लेकिन इनको इंक्लूड करके हमारे पास क्वाड बन रहा है। तो हम प्रेफरेंस देंगे कि बड़े से बड़ा हमारे पास जो है वो सेल बने, ताकि सिंप्लीफिकेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है जी। बेटा क्लियर है ये बात? जी सर। सर कॉर्ड सेंटर से भी तो बन सकता था ना, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे हमारे पास मिनिमम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वाली दूसरी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाए ना, एक आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके दो क्वाड्स बन रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपके पास जो है डोंट केयर कंडीशन सिर्फ एक आ रही है, और इस केस में हमारे पास दो डोंट केयर कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों से बना सकते हैं हम। और ये हमारी आउटपुट भी आप देख लें कि इस तरह से दो आउटपुट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। क्लियर है आपको? सर इसको हम दोनों सर को एक हमने साथ कौन बना सकते हैं, मिडिल वाले को भी और जो ऊपर क्वाड है वो भी? नहीं, दो क्यों बनाएंगे ना। देखें आप, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपके डोंट केयर बच जाए ना, तो हमने डोंट केयर के लिए जो है वो अलहदा से ग्रुपिंग नहीं करनी। मतलब हम अब लेट्स से अब यहाँ पे हमारे पास ये दो डोंट केयर बच गए हैं, इनके लिए हम ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम इनके लिए भी ग्रुपिंग करेंगे तो हमारी मेन टर्म बढ़ जाएगी, एक टर्म और ऐड हो जाएगी, उससे हमारा फंक्शन जो है वो, उसका आंसर ठीक नहीं आएगा, सही है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ अपने वंस पे फोकस करेंगे, लेकिन ये चीज मद्देनजर रखेंगे कि अगर डोंट केयर को यूज करने से हमारा ग्रुप बड़े से बड़ा बन रहा है तो हम वो जरूर बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर डोंट केयर बच जाए सारे ग्रुपिंग करने के बाद, तो उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनके लिए कोई ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर जी बेटा। लेकिन जो ये कंडीशन है इसमें हम हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि डोंट केयर कंडीशन ज्यादा से ज्यादा आए या फिर कम से कम आए? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम आनी चाहिए, यानी ये जो सेकंड चॉइस है ये ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। लेकिन इस केस में आप देखें कि हमारे पास लिटरल्स बराबर हैं, यानी यहाँ पे भी लिटरल्स दो हैं, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दो लिटरल हैं दोनों टर्म्स में, यहाँ पे भी दो दो हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक फर्क है कि यहाँ पे दो नॉट गेट लगे हुए हैं, यानी आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें आपके पास दो नॉट गेट यूज हो रहे हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन में आपके पास सिर्फ एक नॉट गेट यूज हो रहा है। तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए जिसमें आपके कम से कम जो है वो गेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें सेकंड ऑप्शन में हमारे पास गेट्स की तादाद कम हो जाती है, तो इसलिए हमारी जो प्रेफरेंस होगी वो सेकंड ऑप्शन होगी, ठीक है बेटा। सर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए तो हम दोनों तरह से करके देखेंगे? हाँ जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्किट बनाएं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्किट बनाएं तो फिर आपने करना है। लेकिन अगर आपको जस्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जी डोंट केयर कंडीशन के साथ करें, तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, फिर आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है दोनों को। सिर्फ हम ये कोशिश करेंगे कि डोंट केयर कंडीशन मिनिमम कम से कम हो, हाँ, ये अपनी प्रायोरिटी मतलब आप एक सेट कर लें कि हमने ओके वो सर। ग्रुप बनाना है जिसमें कम से कम डोंट केयर कंडीशंस आ रही हो। ओके सर। जी बेटा, सबको क्लियर है? जी, यहाँ तक यस सर। हमारे हमारे जो हैं वो दो टॉपिक कवर हो गए हैं। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है नैंड और नॉर की इम्प्लीमेंटेशन करना। यानी हम अपने किसी भी लॉजिक सर्किट को या बाइनरी सर्किट को हम डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट ओनली।
यानी हम या तो सिर्फ सारा सर्किट नैंड गेट से बनाएंगे या सारे का सारा सर्किट नॉर गेट से बनाएंगे। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है वो लॉजिक गेट्स हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, आपने पढ़े भी हुए हैं। एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, ये बेसिक होते हैं। उसके अलावा एक्सक्लूसिव और होता है, नैंड होता है, नॉर होता है, जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। यूनिवर्सल गेट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का कोई भी सर्किट, चाहे वो बेसिक लॉजिक गेट्स ही क्यों ना हो, बेसिक लॉजिक गेट से लेकर कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी आप सारे का सारा नैंड और नॉर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट था, आपने एक सर्किट डिज़ाइन किया, उसमें आपने 2 एंड गेट यूज़ किए, एक और गेट यूज़ किया, ठीक है? और इसी तरह आपने जो है वो एक नॉट गेट यूज़ किया। तो टोटल गेट्स कितने हो गए आपके पास? 4। 4 गेट्स हो गए। अच्छा, बहुत हो गए अब सर। आप मुझे ये बताएं, आपको बाजार से जो आईसीज मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? कितनी खरीदनी पड़ेंगी आपको? 3 आईसीज खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है? एक एंड गेट की आईसी खरीदनी पड़ेगी, इसी तरह एक और की खरीदनी होगी, और इसी तरह एक नॉट की। तो 3 आईसीज आपको बाजार से लेनी होगी। मैं मतलब एग्जाम्पलीफाई करता हूँ चीज़ को। अगर 5 रुपीज़ की आपके पास आईसी है तो आपके पास 15 रुपये आपको कंसेप्ट आपकी कॉस्ट आ जाएगी उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, जिसमें 2 एंड गेट हैं, एक और है और एक नॉट है, ठीक है? अच्छा, अगर इसी सर्किट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं या तो नैंड से या नॉर से, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने नैंड से इम्प्लीमेंट करना है सारे का सारा सर्किट, ठीक है? अब नैंड से करने में अगर हमारा फॉर एग्जांपल 4 या 5 से भी अगर हमारा गुजारा हो रहा है, यानी इतने गेट से हमारा यही इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो रहा है, तो उस केस में हम नैंड की जो आईसी लेके आएंगे, एक में लेट से अगर 4 गेट्स होते हैं तो हम 2 आईसी लेके आएंगे, ठीक है? और एक आईसी अगेन 5 रुपीज़ की है तो हमारे पास 10 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट बन जाएगी इस केस में, ठीक है? यानी अगर हमारे पास वही कपलेंट सर्किट 6 गेट्स तक भी चला जाता है, इवन 8 तक भी चला जाता है, अगर 8 गेट्स तक भी हम नैंड गेट्स यूज़ करके उसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 आईसी की मदद से उसी का इक्विवेलेंट सर्किट नैंड गेट से ड्रॉ हो जाएगा। उस केस में आप देखें कि हमारी जो है वो कॉस्ट कितने % सेव हो गई है, यानी 1/3 जो है वो हमने सेव कर लिया है। तो अगर एक सर्किट में 1/3 है तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप फैब्रिकेशन लार्ज स्केल पे है तो फिर वो कितना जो है वो बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम या तो नैंड से या नॉर से इम्प्लीमेंट करें ताकि कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकें। जी बेटा, क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके, अभी आते हैं। जी बेटा। सर ये कास्ट तो कम हो जाएगी लेकिन सर्किट बड़ा नहीं हो जाएगा? बेटा सर्किट बड़ा होने दें आप, सर्किट बड़े होने से हमें हमारा जो है वो कंसर्न नहीं, हमने तो आईसीज खरीदनी है ना। अगर हमारे पास 3 आईसी लेनी पड़ी है बजाय उसके हम 2 आईसीज ले रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है? सर वायरिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बस। वायरिंग कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगी? अभी आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी ना। अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल के बगैर जनरली बताया है। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है? वहाँ पे फिर अगर ना हुआ फिर हम दोबारा ये क्वेश्चन को देखते हैं आपके, ये जो किया आपने। नैंड और नॉर की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें डिजिटल सर्किट्स आर फ्रीक्वेंटली कंस्ट्रक्टेड विद नैंड और नॉर गेट्स रेदर देन एंड और गेट्स, ठीक है? सो नैंड एंड नॉर गेट्स आर इजियर टू फैब्रिकेट, इनको फैब्रिकेशन करना आसान होता है विद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड आर द बेसिक गेट्स यूज इन ऑल द आईसीज फैमिलीज, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद वो कह रहा है कि नैंड गेट्स, जो नैंड सर्किट्स होते हैं उसमें नैंड गेट इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल गेट, चाहे नैंड हो चाहे नॉर हो उसको हम यूनिवर्सल गेट कहेंगे, बिकॉज एनी लॉजिक सर्किट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद इट, ठीक है? हम ये बात नैंड के लिए भी कर सकते हैं, नॉर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम नैंड के हिसाब से करेंगे, यानी हमारी जो प्रेफरेंस होगी इस सब्जेक्ट के अंदर वो नैंड के हिसाब से होगी। हम नॉर को उसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम नैंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नॉर भी बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट ही होता है, मुश्किल नहीं है, यानी अगर आप नैंड समझ लेंगे तो आपके लिए नॉर समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है? सो नैंड गेट को हम सिर्फ अगर लें तो नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि किसी भी किस्म के सर्किट को हम इससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अ कन्वीनियंट वे टू इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन विद द नैंड गेट इज टू ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन in terms of the boolean operators and then convert the function to the NAND logic। अब हम ये एग्जांपल से देखते हैं कि हम किसी भी सर्किट को, चाहे वो किसी भी गेट्स में, चाहे बेसिक गेट्स में दिया गया हो, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं NAND गेट के अंदर।
अच्छा, उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो कैसे नैंड गेट की मदद से डिनोट किए जा सकते हैं। यानी जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले अगर हम नॉट की बात कर लें, ठीक है, हमारे पास नॉट ऑपरेशन होता है बेसिक जो है। इसके अलावा हमारे पास एंड होता है बेसिक ऑपरेशन, और थर्ड हमारे पास और होता है। हम ये देखेंगे कि हम इन तीनों गेट्स को, यानी इन तीनों के इक्विवेलेंट नैंड गेट बना सकते हैं। सो सबसे पहले अगर नॉट की बात करें तो नॉट का आपको पता है, नॉट जो है ये एक्स को इन्वर्ट कर देता है, यानी आपकी जो भी इनपुट होती है उसको ये इन्वर्ट करके देता है, ठीक है। एंड क्या करता है जी? एंड अगर दोनों इनपुट सेम होगी तो 1 होगी तो 1 करेगा। नहीं जी, अगर एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 होती है, एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट जो है वो 0 हो जाती है। एंड की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक भी 0 तो आउटपुट 0, इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एंड को नैंड की मदद से कैसे बना सकते हैं, कोई बता सकता है? सर इसके आगे नैंड नोट का, नहीं लगा देंगे? वेरी गुड, इसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एंड जो है ये नैंड नैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास जो है वो और फंक्शन है, और को हम कैसे यूज करते हैं? और के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। अब इस और का हमने इक्विवेलेंट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड जी, तो कैसे बनेगा? हम्म, इसके आगे नोट लगा ही नहीं सकते बेटा तो इससे पहले लगा देंगे इनपुट में। जी, सोचें थोड़ा शाबाश सारे, कैसे होना चाहिए? सर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अच्छा, तो हम इसका जो है इसकी इनपुट को कंप्लीमेंट करेंगे। पहले इनपुट का भी कंप्लीमेंट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये हो x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट एंड हो रहे हो और उसके ऊपर फिर नॉट ले लें, यानी नैंड कर दें उनको, तो x प्लस वाई के इक्विवेलेंट आ जाता है। ये इक्वेशन प्रूफ है ना, ठीक है, कि x प्लस वाई जो होता है ये बराबर होता है, यानी आप इसका कंप्लीमेंट लें, इनकी जो इनपुट होती है उनका भी कंप्लीमेंट ले लें और ओवरऑल फंक्शन का भी कंप्लीमेंट ले लें, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएंगी दोनों इक्वेशंस। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इनपुट x है वहां पे भी नॉट गेट लगाएंगे, इनपुट y पे भी नॉट गेट लग जाएगा, और जब इनकी आउटपुट आएगी तो उसको हम बजाय एंड करने के उसको नैंड कर देंगे, तो हमारी सेम यही इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें और गेट की मदद से मिलती है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों गेट्स के, यानी एंड का और का इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो इन्वर्टर गेट है, ये इन्वर्टर तो हम यूज कर रहे हैं, तो क्या इन्वर्टर का भी हम कोई इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट? यस सर। जी बेटा बताएं कैसे बना सकते हैं? सर दोनों इनपुट्स को आपस में शॉर्ट कर दें। वेरी गुड जी, और कोई बता सकता है इसके अलावा? आगे फिर नॉट गेट लगा देंगे। अच्छा, अगर हम इसको शॉर्ट कर दें, लेट्स से अगर x है, x इज इक्वल टू 0 है, अब 0 का मतलब है दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 हो तो आउटपुट क्या हो जाती है आपकी एंड की? 0 हो जाती है। लेकिन आपने चूंकि नैंड लगाया हुआ है तो इन्वर्ट होकर आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर x आपके पास 1 हो तो 1 के केस में दोनों 1 होंगे तो आउटपुट एंड की 1 होती है, लेकिन चूंकि नैंड लगा हुआ है तो इन्वर्ट होकर आपको 0 मिल जाएगी। तो बेसिकली ये रिवर्ट कर रहा है वैल्यूज को, x 1 है तो 0 कर रहा है, 0 है तो उसको 1 कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक नॉट गेट इक्विवेलेंट बन गया। तो इसी तरह से आप जो है ये नैंड गेट का इक्विवेलेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी नॉट गेट का विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, ये इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? तो ये नॉट गेट इक्विवेलेंट दोबारा बताइएगा। जी, नॉट गेट इक्विवेलेंट दोबारा बताइएगा। नॉट गेट इक्विवेलेंट आपने ये करना है, इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देना है, क्योंकि हमें पता है इन्वर्टर की सिर्फ एक इनपुट होती है। जब इनकी दोनों इनपुट को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक जो नैंड गेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉट गेट के अंदर, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो दोनों इनपुट्स पे 0 0 अप्लाई होगा, और एंड की प्रॉपर्टी होती है एक भी 0 आउटपुट 0 हो जाती है, और नैंड उसको रिवर्ट कर देता है, तो बेसिकली आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर x इज इक्वल टू 1 होगा
तो दोनों इनपुट्स पे जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपकी 1 आ जाएगी एंड के केस में, लेकिन एंड उसको रिवर्ट करेगा तो ये 0 हो जाएंगे। तो 0 से 1 बन गया और 1 से 0 बन गया, ये प्रॉपर्टी है नॉट गेट की। ठीक है जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हमने देख लिया कि हम किसी भी जो है सर्किट को, बेसिक सर्किट का, उसका इक्विवेलेंट नैंड गेट बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो क्या आप उसका इक्विवेलेंट नैंड जो है वो बना सकते हैं? आपने जस्ट क्या करना है, उसके अंदर जो एंड गेट्स है उसको रिप्लेस कर देना उसके इक्विवेलेंट के साथ, और को रिप्लेस कर देना उसके इक्विवेलेंट के साथ, और आपने नॉट को रिप्लेस कर देना उसके इक्विवेलेंट के साथ। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। हमारे पास जो है वो मल्टीपल इनपुट्स वाले जो नैंड गेट होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। यानी नैंड गेट को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। नैंड गेट भी दो तरह का होता है, एंड इन्वर्ट और इन्वर्ट और। ये दोनों बेसिकली नैंड की रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? नैंड की। देखें, अब आप पहले वाले तो आप कहेंगे जी ठीक है कि हमने एंड के आगे नॉट गेट लगा दिया तो ये हमारा नैंड बन गया, लेकिन और से पहले नॉट लगाने से ये कैसे नैंड बन जाता है? ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि आप इसकी इक्वेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अगर इनपुट वाली साइड पे बबल्स लगा रहे हैं और नॉट करके उसको फिर और कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपका नैंड गेट के इक्विवेलेंट आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल इनपुट्स ले रहे हैं डायरेक्टली, मतलब विदाउट कंप्लीमेंट, हम डायरेक्ट इनपुट लेके उसको एंड करके आगे बबल लगा रहे हैं आउटपुट वाली साइड पे, यानी आउटपुट वाली साइड पे बबल लगाएंगे तो वो आपका तब भी नैंड बन जाएगा, और अगर और की इनपुट वाली साइड पे बबल लगा देंगे तो वो आपका तब भी नैंड बन जाएगा, लेकिन उनका नाम क्या होगा? एंड इन्वर्ट, क्योंकि पहले एंड हो रहा है फिर इन्वर्ट हो रहा है। और इन्वर्ट और में पहले इनपुट पे आपका इन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद आपने और लगाया हुआ, तो इन्वर्ट और एंड इन्वर्ट, ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस हैं नैंड की, यानी ये नैंड के सर्किट को ही बेसिकली डिनोट कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। यस सर। ओके, सो ये हैं टू ग्राफिकल सिंबल्स फॉर 3 इनपुट नैंड गेट, यानी ये दोनों नैंड गेट हैं और 3 इनपुट्स वाले, और इनकी ग्राफिकल सिंबल्स हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक एंड इन्वर्ट होता है और एक इन्वर्ट और होता है। ये दोनों नैंड के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको मैं टास्क देता हूँ कि आपने इस सर्किट को, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया ए बी प्लस सी डी, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। पहले आप इसको सिंपली इंप्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ, यानी जो भी इसमें लॉजिक गेट्स दिए गए हैं, चाहे और है चाहे एंड है, उनकी मदद से इंप्लीमेंट करें, बाद में उसकी जगह उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें। चलें शाबाश, जरा करें, फिर मैं देखता हूँ किस किस को आता है किसको नहीं। हो गया सर। जी सर, हो गए। जी बेटा, हो गया? यस सर। अच्छा, चलें बताएं कैसे किया आपने। हमारे पास था ए बी प्लस सी डी, ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सबसे सर हमने पहले, ठीक है बताएं, शाबाश। सर हम लोगों ने 3 एंड इन्वर्टेड लिए हम्म, और उनको आपस में लिंक कर दिया। अच्छा, चलें मैं ये बना रहा हूँ सबके सामने, जरा एक दफ़ा सारे देख लें। ठीक है, ये आपके पास ए बी और सी डी को ऐड करना है, इक्वेशन से पता चल रहा है हमें। ए बी और सी डी को हमने सबसे पहले ऐड किया है और इनकी जो आउटपुट आई है उन दोनों को आपस में और कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस सी डी, यानी एफ आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस सी डी। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, अब हमने इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है नैंड गेट की मदद से। तो आप क्या करेंगे, अब हम जब इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो एंड की जगह पे इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे जो अभी हमने लगाया था, तो वो बेसिकली सिंपल, आपको पता है नैंड गेट ही होता है, तो ये नैंड गेट लग जाएगा इसकी जगह पे, यहाँ पे। ठीक हो गया? ये हमारे पास आ गया ए, ये बी
एंड गेट का इक्विवेलेंट जो हो गया हमारे पास नैंड आ गया, ठीक है। इसी तरह जो सी और डी हैं उनके आगे भी हम नैंड गेट लगा देंगे। जी उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो और गेट का इक्विवेलेंट है वो लगाएंगे। तो और गेट का इक्विवेलेंट क्या था, अगर हम यहाँ पे भी बबल्स लगा दें दो इसी तरह से, इनपुट पे दो वो लगा हाँ देंगे। ऐसे, ठीक है जी। और हमें पता है कि ये भी नैंड गेट ही होता है, यानी इन्वर्ट और जो है ये भी नैंड गेट ही होता है, ठीक है। यानी हमने बेसिकली क्या किया, इधर भी बबल लगा दिया इधर भी बबल लगा दिया, तो दोनों साइड पे बबल लगाने से फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बबल एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये चीज इक्विवेलेंट बन गई किसके, नैंड गेट के इक्विवेलेंट हो गई। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे नैंड गेट से, इसकी जगह हम सिंपल नैंड गेट लगा देंगे। तो ये बेसिकली 3 नैंड गेट से ही हमारे पास जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा सर्किट। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. सो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया और ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया नैंड के साथ। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लॉजिक डायग्राम फ्रॉम द बुलियन फंक्शन इज एज फॉलोज। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम किसी भी लॉजिक डायग्राम किसी भी बुलियन फंक्शन से कैसे बना सकते हैं, यानी प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द लॉजिक डायग्राम फ्रॉम द बुलियन एक्स फंक्शन। हमें फंक्शन दिया गया है उससे हमने लॉजिक डायग्राम बनानी है, तो उसके स्टेप्स देख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, के मैप की मदद से, और उसकी एसओपी लिखेंगे। नॉर्मली पीओएस भी लिख सकते हैं लेकिन हम जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे क्लास में वो हम एसओपी के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम सिंप्लीफाइड एसओपी लिखेंगे उस फंक्शन के लिए जो हमें गिवन है, जिसका हमने लॉजिक डायग्राम बनानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दैट हैज एटलीस्ट 2 लिटरल्स, ठीक है। यानी हम उस मिन टर्म के लिए, कोई भी ऐसी मिन टर्म जिसमें 2 लिटरल्स होंगी, उसके लिए नैंड इक्विवेलेंट सर्किट उसका बना देंगे, यानी नैंड गेट उस पर अप्लाई कर देंगे। द इनपुट टू ईच नैंड गेट आर द लिटरल्स ऑफ द टर्म, ठीक है। अब जो उस नैंड गेट की जो इनपुट्स होंगी वो लिटरल्स टर्म की, उस टर्म की लिटरल्स होंगी, यानी उसकी इनपुट पे हम उनकी लिटरल्स देंगे उसी टर्म की, ठीक है। दिस प्रोसीजर प्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ फर्स्ट लेवल गेट। तो हमारे पास फर्स्ट लेवल के गेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल करेंगे तो वहां पे भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ सिंगल गेट, हम एक सिंगल गेट लगाएंगे यूजिंग द एंड इनवर्ट और द इनवर्ट और ग्राफिक सिंबल इन द सेकंड लेवल। ये काम अभी हमने किया भी है पहले, कि पहले लेवल पे हमने क्या किया था, जो ए बी और सी डी थे उनको जस्टली रिप्लेस कर लिया था किसके साथ, नैंड के साथ, यानी जो एंड हो रहे थे उनको नैंड लगा दिया था। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेवल पे जो गेट लगा हुआ था उसको हमने एंड इनवर्ट या इनवर्ट और में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ग्राफिक सिंबल इन द सेकंड लेवल विद इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट गेट, यानी जो फर्स्ट लेवल की आउटपुट्स होंगी उनको अप्लाई कर देंगे सेकंड लेवल के इनवर्ट और या एंड इनवर्ट गेट के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, अ टर्म विद द सिंगल लिटरल रिक्वायर्स। अगर हमारे पास एक टर्म हो सिर्फ लिटरल के अंदर और उस पे इन्वर्टर लग रहा हो, रिक्वायर्स एन इन्वर्टर इन द फर्स्ट लेवल, however if the single literal is complemented it can be connected directly to the input of the second level NAND gate। अभी इसको दोबारा करते हैं सारे स्टेप्स को। लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना था सी डी प्लस बी, इसको हमने एंड किया है ए के साथ और इसमें और किया है बी और सी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास पूरी एक एक्सप्रेशन या बुलियन फंक्शन दिया गया, इसको हमने इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो सबसे पहले तो हम इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे कि ये किस तरह से होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले सी और डी को जो है वो आपस में एंड करेंगे, उसके बाद बी को उसके साथ आपस में और करके तो उसकी जो आउटपुट आएगी उसके साथ ए को दोबारा से एंड करेंगे और उसकी आउटपुट को हम और करेंगे बी और सी कंप्लीमेंट के एंड की आउटपुट के साथ और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन एफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर जब इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे, नैंड इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसे हमने बबल्स लगाए थे,
यहाँ पे बबल लगा देंगे, यहाँ पे बबल लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये चूंकि अब बी हम डायरेक्टली दे रहे हैं तो हम इस बी को कंप्लीमेंट, क्योंकि ये सिंगल लिटरल है, अब सिंगल लिटरल को हम यहाँ पे भी कंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे एक बबल भी लगा देंगे, ठीक है, ये भी एक बबल हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर जो इसकी आउटपुट होगी यहाँ पे भी एक बबल लगाएंगे और यहाँ पर भी बबल कर देंगे। इसी तरह सी कंप्लीमेंट की आउटपुट पे भी यहाँ पे भी एक बबल लग जाएगा और इसी तरह यहाँ पर भी बबल। अब आप देखें कि ये भी नैंड गेट बन चुका है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये भी नैंड गेट बन गया है, ये भी नैंड गेट बन गया, और ये आपके जो इन्वर्ट और हैं, दो इन्वर्ट और, ये भी आपके क्या बन चुके हैं, नैंड गेट बन चुके हैं। तो ये बेसिकली इसका नैंड इक्विवेलेंट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी इसी एक्सप्रेशन की, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, आपने उससे नैंड इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करना है। जी बेटा। जी सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। गुड हो गया। सर हम लोगों ने जहाँ पे नॉर लगाया हम वहाँ पे नैंड लगा के भी तो कर सकते हैं, सारा ही नैंड में आ जाएगा ऐसे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि ये एक मतलब एक प्रॉपर स्टेप बन जाता है ना कि आप बबल्स लगा रहे हैं, बबल्स लगाने से आपको पता है एक लाइन पे आप दो बबल्स या दो नोट गेट लगा दें तो उससे आपकी इनपुट और आउटपुट फिर भी कवलेंट रहती है, क्योंकि दो नोट गेट का मतलब है कि दो दफा आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, और हमने ये पढ़ी हुई प्रॉपर्टी की दो दफा कॉम्प्लीमेंट किसी भी इनपुट का अगेन वही चीज आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉपर स्टेप ये है कि आप सबसे पहले बबल्स लगाएं, बबल लगाने के बाद अब आपके ये जो इन्वर्ट और बन रहे हैं इसको जस्ट आपने रिप्लेस करना है नैंड के साथ, तो आपका जो है वो फाइनलाइज सर्किट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी अब आते हैं नेक्स्ट, द जनरल प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग अ मल्टी लेवल एंड और डायग्राम इनटू अ ऑल नैंड। यानी आपके पास मल्टी लेवल है, ये तो दो लेवल के भी हमने देखे थे ना कि हमारे पास सिर्फ टू लेवल्स थे। अब अगर मल्टी लेवल्स हों यानी काफी सारे लेवल्स वाले हमारे पास सर्किट डायग्राम हो, उसको हम सारे नैंड गेट में कैसे करेंगे, यूजिंग मिक्स्ड नोटेशन इज एज फॉलोज। हमारे पास ये स्टेप होंगे, कन्वर्ट ऑल एंड गेट्स टू नैंड गेट्स विद एंड इन्वर्ट ग्राफिक सिंबल, ठीक है। एंड इन्वर्ट ग्राफिक सिंबल की मदद से उनको डिनोट करेंगे। उसके बाद सारे और को हम डिनोट करेंगे नैंड गेट के साथ, कौन सी नोटेशन में, इन्वर्ट और नोटेशन में, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे किया भी है। उसके बाद क्या करेंगे, चेक ऑल द बबल्स इन द डायग्राम फॉर एवरी बबल दैट इज नॉट compensated by another small circle along with the same line, insert an inverter। यानी वहां पे फिर हम एक नॉट गेट लगाएंगे और कंप्लीमेंट द इनपुट लिटरल। ये वो वाली बात कर रहा है कि अगर आप पिछली डायग्राम में आए, जब हमने बबल्स लगाने शुरू किए तो इसकी आउटपुट पे बबल लगाया, ये नैंड बन गया, इसकी आउटपुट पे बबल लगाया, अब यहाँ पे भी बबल लगाना था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमें बी है तो इस बी का भी हमें कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा या इधर भी एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों काम कर सकते हैं, या तो नॉट गेट लगा लें या आप अपनी जो इनपुट है उसी को बेसिकली कम्प्लीमेंटेड ले लें, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। सो ये आपका स्टेप हो गया थर्ड वाला कि चेक ऑल द बबल्स इन द डायग्राम फॉर एवरी बबल दैट इज नॉट कंपनसेटेड बाय अनदर स्मॉल सर्कल अलोंग द सेम लाइन, इंसर्ट एन इन्वर्टर और कंप्लीमेंट द इनपुट लिटरल, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं जो कि किसी भी आपके सर्किट को, चाहे वो मल्टी लेवल हो चाहे टू लेवल हो, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अभी आपके पास एक और एग्जांपल है, अगर आपके पास फंक्शन हो ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी और वो एंड हो रहा है सी प्लस डी कंप्लीमेंट के साथ, तो सबसे पहले तो आप इसका जो है बेसिक्स उस पे जाएंगे, यानी ए बी का कंप्लीमेंट को आप एंड कर देंगे, ये एंड हो गया। उसके बाद ए कंप्लीमेंट बी को आप एंड करेंगे, ये आपका ये वाला गेट हो गया। इसी तरह आप सी और प्लस डी को आप सी और डी कंप्लीमेंट को और कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप इन दोनों को यानी ए बी कंप्लीमेंट और ए बार बी को आप और करेंगे, तो ये उसका और गेट आ गया। अब इन दोनों की जो आउटपुट है ये एंड हो रही है, तो ये आपके पास एंड आ जाएगा। अब इसको आप नैंड गेट की मदद से, ये थ्री लेवल बेसिकली आपके पास आ गए हैं, थर्ड लेवल सर्किट आ गया। इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें वही काम करेंगे, बबल्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बबल आपके पास एक लग जाएगा, इसी तरह यहाँ पे बबल आ जाएगा एक, फिर आपके पास एक बबल यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पर बबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब और गेट जो है इसकी इनपुट्स पे हम बबल लगाएंगे। यहाँ पे जब बबल लगाएंगे तो यहाँ पे अब जो हमारे पास इनपुट्स दी गई हैं, या तो नॉट गेट लगा लेंगे या इनको दोनों के कंप्लीमेंट कर लेंगे, तो जो सी होगा वो बेसिकली सी कंप्लीमेंट बन जाएगा और जो डी कंप्लीमेंट होगा वो डी बन जाएगा, ठीक है, बबल लगाने से।
तो ये कम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये नॉट कम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो आउटपुट आएगी वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे अपना एंड गेट पे, और यहाँ पे एक बबल लगा देंगे। अब ये जो आउटपुट पे बबल आएगा ये बेसिकली हमें कम्प्लीमेंटेड एफ देगा, ठीक है। इस कम्प्लीमेंटेड को अगेन दोबारा जो है वो एक्चुअल बनाने के लिए हम एक और नॉट गेट लगा देंगे एंड पे आउटपुट पे, तो हमें जो है वो एक्चुअल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट मिल जाएगा, ठीक है। जी बेटा क्लियर है सबको? जी आवाज आ रही है यस बेटा? सर, यस सर आ जी रही है। किसी बच्चे को क्वेश्चन हो बेटा किसी का यहाँ तक? नो सर क्लियर है। जी आज का आपको क्लियर है? यस सर। अच्छा चलें जी आगे चलते हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन विद द नैंड गेट। आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको आपने नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा आप इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। उसके बाद हम उसका सर्किट ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई प्लस जी। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर बबल्स लगाएंगे, उसी तरह बबल लगाने के बाद जो है वो आपकी फाइनल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नैंड गेट आ जाएगी। जी आगे है नॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब नैंड से इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर चुके हैं, नॉर से जस्ट आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से करेंगे। आपने अगर और गेट बनाना हो विद द हेल्प ऑफ यानी नॉर बनाना हो विद द हेल्प ऑफ और, यानी और को इम्प्लीमेंट करना है आपने नॉर की मदद से, तो आप जस्ट वही काम करेंगे कि और के आगे एक बबल लगाएंगे और आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एंड बनाना है तो सेम वही काम करेंगे जैसा कि आपने और इंप्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे हम एंड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट, तो उसमें वही काम करेंगे। इनपुट वाली साइड पे जो है वो नॉट लगाएंगे और उसके बाद एक बबल लगा देंगे, तो ये हमारा इसका इंप्लीमेंट हो जाएगी नॉर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप करना चाहें खुद से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम में इंशाल्लाह नहीं आएगा। एग्जाम में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नैंड की इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी नॉर की भी दो टाइप्स होती हैं। जैसे नैंड की दो टाइप्स पढ़ी थी हमने, एक था हमारे पास एंड इन्वर्ट था और दूसरा था इन्वर्ट और। यहाँ पे हमारे पास और इन्वर्ट एंड आ जाएगा। यानी इसकी भी दो टाइप्स वैसे ही होती हैं कि एक तो आप और के आगे नॉट लगा दें या बबल लगा दें तो वो आपके पास पहले और हो रहा है बाद में इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या आप इनपुट वाली साइड पे इन्वर्ट लगा के बाद में एंड गेट लगा रहे हैं तो वो इन्वर्ट एंड की इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के आपके पास नॉर होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगेन मैं बताऊं आपका हमारा जो फोकस होगा वो नैंड की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा होगा इस कोर्स में, ठीक है। बाकी है सारे स्टेप्स इक्विवेलेंट हैं, कोई उसमें जो है वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको मतलब कर लेते हैं नैंड इंप्लीमेंटेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी सर्किट को नॉर से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जो है कुछ आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रॉब्लम्स ये आपने सारे करने हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज भी करनी है। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपकी जो असाइनमेंट्स है, फर्स्ट असाइनमेंट आपको दी थी उसके तलिक वाइवा होगा आपका, ठीक है। और उसमें से क्वेश्चन आंसर और आपके मार्क्स इंशाल्लाह कल उसमें लग जाएंगे। बाकी जो है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसकी एंड प्रॉब्लम्स करेंगे चैप्टर 3 की। ये जो आपको मैंने अभी स्लाइड में नजर आ रही है ये सारी आपने खुद करनी है, कंपलसरी है। बाकी जो है वो हम आप खुद भी कर सकते हैं या हम क्लास में देख लेंगे, उसके लिए कोई सेशन रख लेंगे। तो हमारे पास अभी तकरीबन मेरा ख्याल है कि फाइनल एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं दिसंबर के सेकंड वीक में, तो सेकंड या थर्ड वीक में, गालबन थर्ड वीक में है। तो हमारे पास 2 वीक ये पड़े हुए हैं और 2 जो हैं वो दिसंबर के होंगे, तो हम इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह जी। सर ये फाइनल सर होंगे? मिड टर्म। मिड टर्म की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मिड टर्म के ओके सर। वाले से, ठीक है जी बेटा क्लियर है? जी यस सर सर। क्लियर है। जी बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर।